हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाता है डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको बस एक काम करना है बेटा, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लो, याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जब भी कोई रिकॉर्डिंग या कोई लाइव क्लास अगर अपलोड होती है चैनल पे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जाकर के उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आपको ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल हो जाएंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखेंगे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। कौन कौन से स्टेट बोर्ड रहेंगे सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है, ठीक है। तो चलिए अब जरा कहानी की शुरुआत करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर का हम पहला लॉ पढ़ने वाले हैं, विच इज बेसिकली बायट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है। अब ये लॉ क्या पर्पस सर्व करता है तो मैं आपको बता दूं अभी के अभी। इससे पहले हम लोग ने किन चीजों के बारे में बात कर ली है? हमने बेसिकली बात इस बारे में करी है कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अब होता क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी स्ट्रेंथ, उस मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन को कैसे निकाला जाएगा, तो वो निकालने का तरीका जो है ना वो दिया गया था बायट-सावर्ट्स लॉ के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। यहां पे हम दरअसल ऐसा करने वाले हैं कि एक ट्रिपल सी, इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास की जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका स्ट्रेंथ क्या होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो निकालने वाले हैं। ये है इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए बिना समय लगाए करते हैं शुरुआत और आते हैं सबसे पहले इसका बेसिक आइडिया क्या होगा। तो जो बेसिक आइडिया मैंने अभी आपको डिलीवर करा कि भैया कोई सा भी लॉ जो है ना वो कुछ पर्पस सर्व करता है, तो ये क्या पर्पस सर्व करता है? इसकी हेल्प से अपन मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकाल सकते हैं ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो भाई अभी के अभी तुरंत से पहले इस चीज को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो, हैशटैग नोट डाल करके। बायट-सावर्ट्स लॉ है क्या, वो तो अभी दिखा दूंगा, लेकिन ये काम क्या करता है पहले जरा वो सुन लिया जाए। तो बायट-सावर्ट्स लॉ is used, Biot-Savart's law is used to find the magnetic field induction. Biot-Savart law is used to find the magnetic field induction, मतलब वेक्टर B is used to find the magnetic field induction, मतलब वेक्टर B। अच्छा, किसकी वजह से सर? किसी मैग्नेट की वजह से नहीं, ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। किसकी वजह से? एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी, ये निकालने में आपकी सहायता कौन करेगा? ये निकालने में सहायता करेगा बायट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है। इतना पूरा फंडा क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या चीजें यहां पे लिख के रखी हुई थी जरा उस पे फोकस कर लिया जाए। डायग्राम वायग्राम तो मैं पूरा क्लियर कर ही दूंगा, उसको लेकर के बिल्कुल बेफिक्र रहने का, लेकिन पहले इसके साथ जो अटैच्ड थ्योरी है जरा उस पे तो फोकस किया जाए। तो क्या लिखा है? बायट-सावर्ट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ प्रेडिक्टेड बाय बायट एंड सावर्ट्स, ठीक है। दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। दिस लॉ बेसिकली डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन होगा, वो आप किसी पॉइंट पर ही निकालेंगे, दैट इज बट ऑब्वियस। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किसने करी है? तो एक मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन अभी हमें उसकी नहीं पड़ी है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस करी है? ट्रिपल सी, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट, ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट, या फिर पार्ट ऑफ एनी कंडक्टर, ठीक है। पार्ट ऑफ एनी कंडक्टर कैरिंग करंट। तो एक करंट एलिमेंट क्या होता है बेटा? करंट एलिमेंट क्या होता है? जैसे मान ले एक बहुत लंबा सा वायर है, तो उस लंबे से वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं उस लंबे से वायर का एक छोटा सा पार्ट ले लूंगा जिसमें से आई करंट पास कर रहा होगा ऑब्वियसली, बट उसकी लेंथ बहुत छोटी होगी। करंट तो आई पास कर रहा है ऑब्वियसली, बट उसकी लेंथ बहुत छोटी है, डीएल। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को कहा जाता है करंट एलिमेंट। यहां पे आप जरा गौर करें तो चीज आपके लिए सुप्रीम क्लियर हो जाएगी। देखो इसकी लेंथ कितनी है सर? इसकी लेंथ है डीएल के बराबर। अब इसमें से करंट कितना पास कर रहा है सर? इसमें से करंट पास कर रहा है आई के बराबर,
इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है डीएल के बराबर, इसमें से करंट कितना पास कर रहा है, आई के बराबर। तो बेटा ये जो आई को अगर मैं इस डीएल से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो ये जो आई डॉट डीएल है इसे ही कहा जाएगा करंट एलिमेंट। ठीक है, ये वाला फंड आपके दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है। ओके सर, तो अब यहां पे क्या होगा ना बेटा कि हाँ, एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम इसके पूरे डेप्थ में घुसेंगे ना, तो आपको पता चलेगी ये बात कि पूरे वायर को अपन को एक बार में कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ लेके चलेंगे एक छोटा सा करंट एलिमेंट। और क्या होता है करंट एलिमेंट, तो करंट आई पासिंग इनटू अ वेरी स्मॉल लेंथ डीएल। ठीक है, तो आई पासिंग इनटू अ, जैसा मैंने बोला वैसा मैंने लिखा, करंट आई पासिंग इनटू, सुनना, करंट आई पासिंग इनटू अ वेरी स्मॉल लेंथ डीएल, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज द करंट एलिमेंट। अगर ये बात समझ में आ गई है तो मेरे को कमेंट में हैशटैग चमका लिख करके भेज देना। ठीक है, चलिए सर, ओके, ये वाला फंडा पूरा क्लियर। अब जरा गौर करो क्या लिखा है, लेट अस कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ए बी। ठीक है, वो जो स्मॉल एलिमेंट है ना बेटा, उसको अपन ए बी बोल देते हैं। ये जो छोटा सा एलिमेंट है ना बेटा, इसको अपन ए बी बोल देते हैं, ए और ये था बी। ठीक है, इसमें से ही तो करंट पास कर रहा है। ठीक है, वैसे तो सर पूरे वायर में से करंट पास कर रहा है, वैसे तो पूरे वायर में से करंट पास कर रहा है, लेकिन मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया कि भैया मैं तो इसकी वजह से कारनामा देखूंगा। ठीक है, मैं तो इसकी वजह से पूरा कार्यक्रम देखूंगा। तो करंट आई इज पासिंग इनटू अ वेरी 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 स्मॉल लेंथ डीएल। ठीक है, तो क्या लिखा है, लेट अस कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ए बी जिसका लेंथ कितना होगा, डीएल के बराबर होगा। और ये जो पूरा कंडक्टर, ये जो पूरा कंडक्टर है ना, इतना लंबा सा कंडक्टर, उसका बस एक छोटा सा पार्ट है डीएल। ठीक है, लेट द कंडक्टर बी कैरिंग अ करंट आई। ये बात हम समझ गए कि हाँ भैया कंडक्टर में करंट कितना है, आई के बराबर है। अब देख क्या होता है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने अपने आसपास क्या प्रोड्यूस कर ली, सर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ली। तो हमारा इंटेंशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालना। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना चाहेंगे ना, तो हमने ऐसा मान लिया कि भाई ये अपने पास करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। बोलो हाँ कि ना, पक्का? तो हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। चले भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं तो निकालना ही था, तो हाँ भैया उस वाले पॉइंट पे निकाल देंगे। ठीक है, अब देख क्या होता है कि अब ना देख, मुझे अगर इस वाले पॉइंट पे निकालना है फील्ड की स्ट्रेंथ, तो मैं करंट एलिमेंट से उस पॉइंट की दूरी को क्या ले लूंगा, आर ले लूंगा। क्या ले लूंगा बेटा, करंट एलिमेंट से उस पॉइंट की दूरी को मैंने आर ले लिया। तो मैंने आपके दिमाग में ये बात पहले ही डाल दी है कि बेशक हमें इस पूरे ट्रिपल सी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बेशक। ट्रिपल सी का मतलब क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो हमें इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से निकालनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। लेकिन हम एक बार में पूरा का पूरा ये वायर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ इसका एक छोटा सा लेंथ करेंगे कंसिडर, विच इज बेसिकली गोइंग टू बी कॉल्ड एज करंट एलिमेंट, जिसको लिखते कैसे है, करंट आई इज पासिंग इनटू अ वेरी स्मॉल लेंथ डीएल। ठीक है, करंट आई इज पासिंग इनटू अ वेरी स्मॉल लेंथ डीएल, तो करंट एलिमेंट की वजह से निकाल देंगे। और एक ना खूबसूरत बात जरा और सुन लो, दिस डीएल इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर डीएल वेक्टर क्वांटिटी है तो सर डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, अगर डीएल वेक्टर क्वांटिटी है तो डीएल का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, तो जहां पर कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होगा वहीं पर तुम्हारे पास डीएल का डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो डीएल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। बोलो हाँ, डीएल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ conventional current. DL is directed towards the direction of conventional current. It's as simple as that. मेरे ख्याल से यहाँ तक का फंडा आपके दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, हर एक चीज समझते हुए चलना। करंट एलिमेंट अब पूरा क्लियर है, अगर क्लियर है तो हैशटैग चमका गुरुजी। ठीक है, उसके बाद आई डॉट डीएल तो हो चुका है। अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको निकालना है फील्ड का इंडक्शन, वो वाला पॉइंट ये रहा। ठीक है, पहला काम क्या है, करंट एलिमेंट से उस कंसर्न पॉइंट को जोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो ये जो मेरे पास ये लेंथ आई ना बेटा, दिस इज बेसिकली आर। ये तो खैर ठीक है, इसको अपन ने आर ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख क्या होता है, करंट एलिमेंट से उस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, ध्यान देना अच्छे से, करंट एलिमेंट से उस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन ये रही, और
करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में ही जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है थीटा। क्या तुम्हें ये वाला फंडा चमक गया? करंट एलिमेंट के सेंटर से उस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन और खुद करंट एलिमेंट के डायरेक्शन, ठीक है, करंट एलिमेंट से उस कंसर्न पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन और खुद करंट एलिमेंट के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है इसे कहा जाता है थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अभी तुम डीएल समझ गए, आई समझ गए। बेसिकली आई डॉट डीएल क्या होता है? करंट एलिमेंट। बेसिकली आई डॉट डीएल क्या होता है बेटा? आई डॉट डीएल होता है करंट एलिमेंट। तुम इस बात से वाकिफ हो चुके हो। और उसके बाद तुम्हें क्या दिखा दिया? आर दिखा दिया, तुम्हें थीटा दिखा दिया। पक्की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो बेटा एक काम करो, जल्दी से जल्दी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। यस सर, यहां तक का फंडा जो है वो तो अपने दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलें, ओके डन। अब उसके बाद क्या लिखा है? करंट एलिमेंट के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत आपके सामने कर दी गई है। ठीक है, तो मैं एक काम करूँ तब तक के लिए मैं ना एक चीज आपके सामने भाई ये ड्रॉ कर देता हूँ ताकि फिर आपको इसके अंदर दिक्कत ना आए कभी। ठीक है, मान लो कि हियर इज योर करंट एलिमेंट। ठीक है, मतलब ये अपने पास एक पूरा वायर है, इस पूरे वायर के थ्रू करंट जा रहा होगा। ठीक है, तो भैया अपन को क्या करना है, जैसे मान ले कि मैंने तेरे को बोला कि भाई यार मुझे तो ना इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया है पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, इसको मैंने पॉइंट पी बोल दिया। मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। ठीक है, अब देख क्या होगा। सबसे पहले अपन ये करते हैं बेटा कि इस पूरे वायर में करंट फ्लो कर रहा है। अपन ने बोला हाँ सर बिल्कुल फ्लो कर रहा है। तो मैंने क्या मान लिया कि भाई ये एक हल्का सा एलिमेंट मैंने ले लिया। ठीक है, ये एक हल्का सा मैंने क्या ले लिया बेटा? एलिमेंट ले लिया। और मैं क्या बोलूंगा कि करंट कितना पास कर रहा है? सर करंट आई। ठीक है, एंड करंट आई इज पासिंग इनटू अ वेरी स्मॉल लेंथ डीएल। तो इसकी छोटी सी जो लेंथ होगी उसको अपन क्या बोल देंगे? डीएल। एंड दिस इज एब्सोल्युटली अ वेक्टर क्वांटिटी। अब डीएल का डायरेक्शन कहाँ होता है बेटा? देखो क्या होता है ना कि कई लोग तो एरिया को वेक्टर नहीं मान रहे थे। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ऑब्वियसली, आप एरिया को नहीं मानते हो वेक्टर, लेकिन जब फ्लक्स में बताया गया कि एरिया को वेक्टर क्वांटिटी मानने से कितना काम आसान हो जाता है, तो उसके बाद एरिया को एज अ वेक्टर एक्सेप्ट करना हमारे लिए काफी आसान हो गया था। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, लोग डीएल को नहीं मानते हैं वेक्टर, लेकिन एक बार अपन इसमें कहानी में आगे बढ़ेंगे ना तो डीएल को मैं इतना कन्विंस कर दूंगा कि आप पूरे कन्विंस हो जाओगे कि हाँ भैया डीएल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अभी के लिए समझिए कि डीएल वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगा? वही डायरेक्शन होगा जहां कन्वेंशनल करंट होगा। ठीक है, आ गया पूरा फंडा समझ में? तो दिस इज करंट एलिमेंट, आई डॉट डीएल इज बेसिकली करंट एलिमेंट एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कहां होती है? जहां डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल करंट की। ठीक है, अब देख क्या है, मुझे इस वाले पॉइंट पे निकालना है फील्ड का इंडक्शन। सबसे पहले अपन इस वाले पॉइंट को मतलब करंट एलिमेंट को इससे जोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन ने करंट एलिमेंट को जोड़ दिया इससे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है। ठीक है, अब देख क्या होता है, इसकी जो खुद की दूरी होगी ना इसको अपन आर बोलते हैं। करंट एलिमेंट से कंसर्न्ड पॉइंट की दूरी, कंसर्न्ड पॉइंट की दूरी मतलब जिस पॉइंट पे आपको निकालना है फील्ड का इंडक्शन। ठीक है, तो करंट एलिमेंट से कंसर्न्ड पॉइंट की दूरी को हम आर कह देंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब जरा ध्यान देना बेटा, करंट एलिमेंट और आर के बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, करंट एलिमेंट और आर के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज थीटा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि आई डॉट डीएल इज द करंट एलिमेंट। आई डॉट डीएल इज द करंट एलिमेंट, जिस करंट एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालते हैं। एंड आई डॉट डीएल इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो फिर डायरेक्शन क्या होगा जरा बताओ? अगर वेक्टर है तो फिर डायरेक्शन क्या होगा? सर अभी आपने बताया था इसका करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होता है सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो करंट एलिमेंट इज डायरेक्टेड, इसको लिख दें अपन एक बार, करंट एलिमेंट इज डायरेक्टेड, करंट एलिमेंट इज डायरेक्टेड in the direction of कन्वेंशनल करंट। ठीक है, समझते हो ना कन्वेंशनल करंट क्या होता है बेटा? हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इस चीज को पूरा अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है।
अगर आप बाकायदा इलेक्ट्रॉन्स के मोशन पे फोकस करते हैं तो जिस डायरेक्शन में करंट बनेगा उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इलेक्ट्रॉनिक के करंट के जस्ट ऑपोजिट अगर आप चले जाएंगे सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये इसकी पूरी कहानी थी और ये इसका एक बहुत ही शानदार डायग्राम था। मैं चाहूंगा इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कॉपी किताब लेके बैठे हो तो भाई इसको नोट ही कर लेना, इससे प्यारी बात क्या ही होगी तुम्हारे लिए और हमारे लिए। ठीक है, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। और मैं जब भी CCC ट्रिपल C का टर्म यूज करूंगा ना, इसका मतलब क्या होता है, मैं बात कर रहा हूं करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में। ठीक है, चलें सर, ओके डन। हाँ, तो यहां पे थोड़ी बहुत बातें हैं करंट एलिमेंट के बारे में, जरा उसको देख लिया जाए अच्छे से। क्या कहना चाह रहे हैं, करंट एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ वेरी स्मॉल सेगमेंट। बिल्कुल सही बात कही गई है भाई, करंट एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड अ वेरी स्मॉल लेंथ सेगमेंट, मतलब DL सेगमेंट। ठीक है, आया समझ में। तो करंट एलिमेंट की डेफिनेशन आ रही है यहाँ पे अपने पास कि करंट एलिमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट। सर किसका प्रोडक्ट है, सर करंट एलिमेंट I का एंड अ लेंथ ऑफ वेरी स्मॉल सेगमेंट। ठीक है, वैसे हम लेंथ को L से करते हैं रिप्रेजेंट आज तक, लेकिन अगर छोटी सी लेंथ होगी तो ऑब्वियसली उसको हमने DL से करा है रिप्रेजेंट। ये कोई पहली बार नहीं कर रहे बेटा, ये बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, ऑफ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, जिसको बोल देंगे अपन DL। ठीक है, और मजे की बात क्या है कि जो करंट एलिमेंट है ना आइडियल, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। करंट एलिमेंट आइडियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका डायरेक्शन कहां पे होगा बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट का फ्लो। ठीक है, और कौन सा करंट भैया, कन्वेंशनल करंट। अब देख क्या होता है, वायर एकदम स्ट्रेट था नहीं, तो जो अपने पास करंट एलिमेंट था ना वो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ही लगेगा भाई। ठीक है तो स्ट्रेट। देख, अगर मेरे को सर्कुलर पाथ पर एक स्ट्रेट लाइन मारनी है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, जैसे मान ले यहाँ पे, अब करंट में दिखाऊंगा कैसे। करंट हम कभी ऐसे नहीं दिखाते हैं कि अच्छा करंट ऐसे घूम के जा रहा है, हम कभी करंट को ऐसे नहीं दिखाते हैं। हम दिखाते हैं कि करंट जो है ना बेटा वो एक टेंजेंट है। ठीक है, तो करंट अपन ने इस पॉइंट पर निकालना था तो ये अपन ने दिखा दिया करंट को ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यस सर, पूरा फंडा क्लियर है। तो दिस करंट I इज पासिंग इनटू अ वेरी स्मॉल लेंथ DL, ऐसे अपन शो कर देंगे इस चीज को, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये इतना बड़ा कोई डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं करने वाली है, आपको बस ये समझना है करंट एलिमेंट क्या है, करंट का और स्मॉल लेंथ का बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब स्मॉल लेंथ को आप कर्वेचर पे नहीं लेते ना यार। ठीक है, भले ही वायर मुड़ जाए लेकिन स्मॉल लेंथ को आप क्या ऐसे किसी भी पॉइंट पे ना सीधे ही मार दोगे, स्ट्रेट लाइन ही मार दोगे। तो सर्कल पे कोने पे स्ट्रेट लाइन मतलब टेंजेंट, सर्कल पे किसी भी कोने पे स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा फंडा है, दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन। ठीक है, ये अपने पास आ चुकी है पूरी की पूरी डेफिनेशन। और किसकी डेफिनेशन है सर, ये है डेफिनेशन ऑफ करंट एलिमेंट। बहुत मजेदार चीज है भाई, ये जो करंट एलिमेंट है ना, पता है क्या होता है, मेजरली ना करंट एलिमेंट आपको दरअसल इशारा करती है कि भैया इसके अंदर इंटीग्रेशन होगा और दबा के होगा। कैसे भाई, देखो यार, अगर I.dl आ गया है तो अपना जो मेन फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूले में यूजुअली क्या होता है कि DL वगैरह आते नहीं है। ठीक है, तो आपको बेसिकली कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेप पे इसका इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अपने को यहाँ पे एक हिंट मिल जाता है कि हाँ I.dl है, मतलब इस चैप्टर के अंदर ना इंटीग्रेशन जो है वो भर भर के करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जरा इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, जो डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है ना, एक बार इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलें सर, ओके, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया डायग्राम के साथ, है ना। अब आते हैं बायट-सावर्ट लॉ के स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है सर, अब तक जो मैंने बताया, करंट एलिमेंट बता दिया, आर वाला वेक्टर बता दिया, उसके बाद एंगल थीटा के बारे में आपसे बात कर ली। ठीक है, एंगल थीटा, करंट एलिमेंट, आर वाला वेक्टर मैंने बता दिया। अब एक छोटी सी बात सुनते हुए चलना, होता क्या है ना कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालना है। ठीक है, इसको लेकर के फील्ड कैसा रहता है बेटा, जरा सुनना। जैसे मान ले कि तेरे पास कोई मैग्नेट अगर है, जैसे मान तेरे पास कोई अगर मैग्नेट है, ठीक है, तो मैग्नेट में खास बात क्या होती है कि भाई मैग्नेट जो होता है ना वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है सर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक मैग्नेट जो होता है ना सर वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है सर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब मेरी बात पे जरा अच्छे से गौर करते हुए चलना यार, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो हम जानते हैं एक बात को कि जितना हम दूर जाएंगे ना उतना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है ना वो कमजोर हो जाएगी। ठीक है, और जितना हम इस मैग्नेट के पास रहेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा रहेगी। चमका कुछ, क्या बोला,
मैग्नेट के पास रहोगे फील्ड की स्ट्रेंथ तगड़ी, मैग्नेट से दूर जाओगे फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ही कमजोर हो जाएगी। तो भैया इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ट्रिपल सी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो अगर मैं पॉइंट यहां कहीं लेता, ठीक है, तो फील्ड की स्ट्रेंथ शानदार होती, जैसे मैं दूर दूर जाऊंगा तो फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखना भाई, करंट अगर ज्यादा होता, तगड़ी बात है, करंट अगर ज्यादा होता तो बहुत ही शानदार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती, स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होती, ठीक है। अब इसका बेसिकली मतलब मैं क्या तुमसे बोलना चाह रहा हूं, जरा यहां पे ध्यान दे। अब देख, तो यहां पे ना ये डिस्टेंस वगैरह सब मैटर करने वाला है, डिस्टेंस वगैरह सब मैटर करने वाला है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां पर प्रोड्यूस होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक का फंडा आपके दिमाग में पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है? जी सर, पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। तो अब आते हैं यहां पे अपन बायट-सावर्ट लॉ के स्टेटमेंट के ऊपर। तो बायट-सावर्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पर आप जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे ना, वो इन चीजों पर डिपेंड करेगा, ठीक है, इन चीजों पर डिपेंड करेगा। उससे पहले जरा समझ ले कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है उसको अपन बी से कहते हैं रिप्रेजेंट, बोलो हाँ कि ना। बी का मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी भाई, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है, साउथ पोल के अंदर जाता है, ठीक है। तो यहां पे बी क्या हो जाएगा तेरे पास? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है ना बेटा, इसकी दो तरह की होती है यूनिट, एक होती है एसआई यूनिट और एक होती है क्या? सीजीएस यूनिट, ठीक है। एक होती है एसआई और एक होती है क्या? सीजीएस यूनिट। तो जो एसआई यूनिट होती है ना बेटा, वो होती है टेस्ला। आया कुछ समझ? मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ की, मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्शन की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, और जो सीजीएस होती है वो क्या होती है बेटा? कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी आंसर चाहिए, इसी टाइम स्टैम्प को मार्क करके जल्दी आंसर लिख दो कि सर सीजीएस क्या होती है। और अगर तुम्हें याद हो तो भैया एसआई और सीजीएस के बीच में रिलेशन क्या होता है वो भी लिख देना प्लीज, ठीक है। लिख दिया? चलो आ जाओ। तो भैया एसआई लिख दिया था, सीजीएस होती है गॉस, और रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है, हाँ भाई, ये अपना गॉस जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हीरो है। गॉस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हीरो है। तो 1 टेस्ला इक्वल टू क्या होता है? 10 टू द पावर 4 गॉस। इट इज एज सिंपल एज दैट। बोलो कोई दिक्कत? पक्का? इतना पूरा फंडा सही है। अब देख क्या होता है, अगर करंट एलिमेंट छोटा सा होगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी कोई बहुत तगड़ी प्रोड्यूस नहीं कर देगा, ठीक है। हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, और देखो ऑब्वियसली मुझे इस पूरे वायर की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चाहिए, बोलो हाँ कि ना। मुझे पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चाहिए। बट शुरुआत अपन ऐसे करते हैं, अरे बूंद बूंद करके ही घड़ा पड़ता है ना, तो अपन पहले शुरुआत करते हैं यहां से। हम इस छोटे से करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलते हैं, इवेल्युएट करेंगे। तो जब यहां पे छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी सी ही प्रोड्यूस होगी, डीबी, ठीक है। अब उसके बाद अपन कर देंगे इसको पूरा इंटीग्रेट, और जब इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो बन जाएगी पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया वही वाला फंडा होता है कि छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद तो फिर अपन कर देंगे उसको पूरा फुल इंटीग्रेट, ठीक है। चले ओके, अब आपको यहां पे लेकर के आते हैं, ठीक है। तो वो अपने पास करंट कैरिंग कंडक्टर था, तो भाई वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर, तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी। तो वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। अब इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्यों कहते हैं, इसका ना एक छोटा सा नमूना तुम जरा यहां पे देख लो। तुम्हें याद है देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? इट वॉज ई ए कॉस थीटा। चलो ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर छोटा एरिया एलिमेंट लोगे तो फ्लक्स भी कितना आएगा? छोटा। बट अपन अब बड़े हो गए तो भैया बड़ा एरिया तो अच्छा खासा मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू ई ए हो जाता है। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था बेटा, ये क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। तो अगर इसी के तर्ज पे मैं निकालता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स, अब भाई देख यार पूरा लॉजिकल है, कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग इनटू अ गिवन सरफेस एरिया, तो अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट पासेस थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसी के तर्ज पे अगर मैं बी को निकालूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया। इसको बोल दिया गया है मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो ये तो मैं करवाऊंगा कब? जब फ्लक्स पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। तो इसको लेकर के तुम बिल्कुल बेफिक्र है ना,
बस क्या कि तुमको आते ना फिर याद यहाँ पे कि यार फ्लक्स की बात यहाँ पे करी से उसके बारे में बताया नहीं कुछ, तो फ्लक्स है वही सेम वैसे ही फ्लक्स है, ठीक है। इस क्या है कि अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, तो इसको लेकर के ना दिमाग पे ज्यादा लोड मत आने देना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमें तो बस मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालना है, उस नाम से हम काफी खुश, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पी पे निकालना होगा ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स एज स्टेटेड बिलो, ठीक है। पहली बात, मैग्नेटिक फ्लक्स जो छोटी सी प्रोड्यूस होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट, भाई होना भी चाहिए। अगर करंट स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बढ़िया। दूसरा क्या होता है, dB इज प्रोपोर्शनल टू DL। DL क्या है पता है, DL इज द लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट, ठीक है। तो दिस DL इज द स्मॉल लेंथ, दिस DL इज द स्मॉल लेंथ ऑफ current element, this DL is the small length of current element, this DL is the small length of current element, it's as simple as that, ठीक है। तो dB is proportional to I हो गया, dB is proportional to DL हो गया, और उसके बाद क्या होता है बेटा, वहां पे एंगल बन चुका है थीटा के बराबर, एंगल बन चुका है थीटा के बराबर, तो भाई थीटा तो है लेकिन उसका साइन कंपोनेंट मतलब क्या है, dB is proportional to साइन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई। बायट-सावर्ट लॉ ऐसा ही है, प्रोपोर्शनलिटी एक बार चेक कर लो कि अच्छा इसके प्रोपोर्शनल, अच्छा इसके प्रोपोर्शनल, अच्छा इसके प्रोपोर्शनल, और उसके बाद फिर अपन इसी को यूज करके फॉर्मूला पूरा निपटा देते हैं, ठीक है। इन सब चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के, डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आर बेसिकली क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, उस पॉइंट की दूरी होती है फ्रॉम द वायर इटसेल्फ। अगर तुम्हारा पॉइंट बहुत दूर चले जाएगा बेटा, आर की वैल्यू बढ़ा दी, इसका मतलब तुम्हारा कंसर्न पॉइंट बहुत दूर चला गया। अगर तुम्हारा कंसर्न पॉइंट बहुत दूर चला गया है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कमजोर हो गई है, तो डीबी की वैल्यू जो है ना, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। हाँ सर, ऐसा ऐसा कुछ ना कूलम्स लॉ के अंदर भी हमने पढ़ के रखा था, मैं बोलूंगा बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें भी पढ़ के रखा है। वहां पे क्या था, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। कूलम्स लॉ में क्या था कि F इज इक्वल्स टू K q1 q2 अपॉन आर का स्क्वायर। यहां पर भी ऐसे ही कुछ लग रहा है, तो मेरे ख्याल से इतना तुमको समझ में आ गया होगा। यही इसका स्टेटमेंट है किसका, यही स्टेटमेंट है किसका, बायट-सावर्ट लॉ का। सर दिस इज द स्टेटमेंट किसका, बायट-सावर्ट्स लॉ। तो तुम्हें पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, कैसे निकालते हैं वो भी तुमने अभी यहाँ पे देख ही लिया। तो मतलब एक स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर ने क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग बायट-सावर्ट्स लॉ। अभी तो क्या है कि इन चीजों को पूरा एकदम एक ही फॉर्मूले के अंदर डाल करके फिर तुम समझ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आएगा, उसको भी इंट्रोड्यूस करूंगा, तब जाके चमकेगा और तगड़े तरह से, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। यहां तक का फंडा क्लियर है, पक्का यहां तक का फंडा क्लियर है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। चलें सर, ओके। अगर ऐसी बात है, अब इसके बाद ना तुम यहां पर लिख लेना कि देयरफॉर dB, सिंस dB प्रोपोर्शनल था I के DL के, तो मैं IDL को साथ में लिख रहा हूं बिकॉज वो बन जाएगा फिर एक लॉजिकल क्वांटिटी विच इज बेसिकली करंट एलिमेंट, ठीक है। तो उसके बाद क्या था बेटा, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल था, और दिमाग को एकदम सटीक तरह से एक्टिव कर लो कि भाई जैसे ये फॉर्मूला आए तुम्हारे दिमाग में डायग्राम का इमेजिनेशन शुरू हो जाना चाहिए कि थीटा कौन सा एंगल है। अच्छा ये मेरे पास वायर था, ऐसे गया ऊपर करंट एलिमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब किसी पॉइंट पे तो निकालना होगा फील्ड का इंडक्शन, तो ये रहा वो वाला पॉइंट, इस पॉइंट से करंट कैरिंग कंडक्टर को जोड़ दिया, तो ये अपने पास R बन गया, R वेक्टर और करंट एलिमेंट I डॉट DL, ठीक है। करंट एलिमेंट I डॉट DL और R वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज हियर थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। उसके बाद जैसे ही अपन इक्वल टू लगाएंगे तो आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। भाई ये वाला मुझे कैसे याद रहता है, किल दिल से, ठीक है। ये वाला मुझे कैसे याद रहता है, किल दिल साइन थीटा। अब ये मेरे को चमक गया है, तुम्हें जो चमक जाए। फॉर्मूला ये रहा तुम्हारे सामने, dB is equals to Ki DL sin theta by R का स्क्वायर, K is a proportionality constant। याद कैसे करेंगे, किल दिल से। अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग फायर इमोजीज और किल दिल, ठीक है। चलें फिर, बढ़िया। तो ये वाली बात तो मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में बहुत ही सुप्रीम तरह से बैठ गई होगी कि हाँ भाई अगर अपन को मिल गया ना एक बार करंट कैरिंग कंडक्टर, तो बनाएंगे उसका अपन करंट एलिमेंट और उसकी वजह से निकाल देंगे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ठीक है। ये अपने पास बेसिक फॉर्मूला रहा इसका, dB इक्वल्स टू Ki DL sin थीटा बाय R का स्क्वायर। और यहाँ पे जो चीजें आपने लिख के रखी थी इसको आपने नोट तो कर ही लिया था। अब मैं यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला था ना एक बार उसको दोहरा देता हूँ, ठीक है। यहां पर इसका जो फॉर्मूला है मैं एक बार उसको दोहरा देता हूं, क्योंकि फिर यहां पे कुछ चीजें और भी इसके बाद स्पेशल चीजें ऐड होने वाली हैं, ठीक है। नाउ
अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ जो हमने देख लिया है वो ये है कि dB वॉज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। हाँ सर, बढ़िया बात है। उसके बाद dB इज इक्वल्स टू अपन लगाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, और फिर ये आ गया क्या, किल दिल। ये यहाँ पे क्या आ गया बेटा, किल दिल। तो dB इज इक्वल्स टू K आई डी एल साइन थीटा, मतलब किल दिल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा ध्यान देना, जो पास क्या है ना, ये K जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, अब तुम इसकी वैल्यू के पीछे पड़ जाओगे कि सर अब तो आपने बोल दिया कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब सर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मैंने बोला बिल्कुल होगी, इसकी वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन तुमको याद है देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। सर बिल्कुल याद है, उसमें तो बहुत नंबर अपन ने कमाए। तो भैया कूलम्स लॉ में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो K था ना, दैट वाज 1/4 एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। उसके बाद इन सब की वैल्यूज पुट करने के बाद देन वी गॉट ऑन टू द एक्चुअल वैल्यू 9 10 की पावर 9। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इस वाले केस में एप्सिलॉन नॉट जो था ना, इसे कहा गया था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहा गया था इसको, इसे कहा गया था एब्सोल्यूट परमिटिविटी, कितना परमिट करेगा। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर वैसा ही अपन गेम चेक करते हैं मैग्नेट में, ठीक है, तो यहां पे जो K होता है ना बेटा, यहां पे K जो होता है वो आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। यहां पर जो क्या आता है वो आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, और जहां कूलम्स लॉ के अंदर एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहीं पे जो ये अपने पास जो म्यू नॉट आया ना, इसे कहा जाएगा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है कि फ्री स्पेस कितना अलाउ करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू गुजरने के लिए, ठीक है। तो परमिएबिलिटी कितना परमिएट कर सकता है, तो उसको बोलेंगे म्यू नॉट। और एक बात तुम समझ गए होगे, ये जो नॉट का सिंबल आ रहा है ना बेटा, ये नॉट का सिंबल दरअसल शो करता है प्रेजेंस ऑफ एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। मतलब जिस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास आप जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालना चाहते हैं ना, तो ये पूरा कार्यक्रम जो है ना वो एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस के अंदर हो रहा होगा। दैट्स वाई इसकी जो प्रेजेंस है उसको सिग्निफाई करने के लिए म्यू नॉट को दिखा दिया गया, ठीक है। अब तुम पढ़े हो सर वैल्यू तो बताओ, तो बेटा इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई को पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 टू द पावर -7। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं लग रही होगी। तो ये था अपने पास में बायट-सावर्ट लॉ, इट इज एज सिंपल एज दैट। और जो K आया है दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। इतना पूरा फंडा क्लियर हो चुका है, ये तो अपन लोग नोट कर चुके थे। अब जरा यहाँ पे अपन आते हैं कंबाइनिंग दीज फैक्टर्स, ठीक है। जब सारे फैक्टर्स को अपन ने जोड़ दिया तो हमें क्या मिलेगा कि सर dB इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बाय आर का स्क्वायर, इक्वल टू लगा दिया, K आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, ठीक है, एंड ऑल्सो ऑन द मीडियम बिटवीन P एंड द करेंट एलिमेंट। P का मतलब क्या होता है, कंसर्न्ड पॉइंट। यार P का मतलब क्या होता है, कंसर्न्ड पॉइंट जहां पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ठीक है। तो करंट एलिमेंट और कंसर्न्ड पॉइंट के बीच में किस तरह का मीडियम है, उस मीडियम के नेचर पर भी डिपेंड करता है बायट-सावर्ट्स कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। अब देख मीडियम पे डिपेंड कर गई, दैट इज बट ऑब्वियस, क्योंकि वहां पे म्यू नॉट बाई 4 पाई आया था ना। तो वो जो म्यू नॉट था इसको बोलते हैं, लिखी दूं क्या इसको, हाँ सर लिखी दो उसको। तो इसको अपन कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मान लीजिए अगर इन दोनों के बीच में फ्री स्पेस नहीं है, ठीक है, इन मतलब करंट एलिमेंट और पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में कोई दूसरा मीडियम आ गया जो एयर फ्री स्पेस है, वैक्यूम नहीं है, तो फिर मैं नॉट को नहीं लगा पाऊंगा, सिर्फ मुझे म्यू लिखना पड़ेगा। जैसे अपन पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ के अंदर भी, एप्सिलॉन नॉट को, तो नॉट को रिमूव कर दो अगर एयर फ्री स्पेस है, वैक्यूम नहीं है, कोई अगर दूसरा मीडियम है चार्जेस के बीच में, तो बस एप्सिलॉन लिखा करो, नॉट मत लगाया करो, ठीक है। वैसे ही काम यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अभी के लिए फ्री स्पेस मान लेते हैं, तो इसको अपन कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बात है, आया समझ बेटा। ये हर एक चीज मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ना सुप्रीम तरह से क्लियर होती हुई चल रही होगी। तो म्यू नॉट का मतलब होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैल्यू सब मैं आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अच्छा अब एक बात सुनना, यहाँ पे लिखा था कि हाँ ठीक है मीडियम पे डिपेंड करता है, उस बात को अपन लोग समझ गए। अब यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट पर भी डिपेंड करता है। तो K की वैल्यू जो है ना वो 10 टू द पावर -7 है SI में, और अगर K की वैल्यू की मैं बात करूं CGS सिस्टम में तो वो होती है 1। मतलब अगर तुमने डिस्टेंस को, करंट को, लेंथ को, अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्शन को, सबको अगर
तुम सीजीएस में लेकर के चल रहे हो ना, तो फिर यहां पर जो तुम्हारे पास के होगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये वाला फंडा समझ में आ गया आप लोग को, ये चीज पूरी समझ में आ गई। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा पहले तो। ठीक है, पहले इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन कहानी में और आगे बढ़ते हैं। इतना पूरा फंडा आप लोग को सुप्रीमली क्लियर हो जाना चाहिए। यस सर, हो गया। ठीक है, अब आ जाओ बेटा। हाँ जी, तो SI सिस्टम में क्या होता है, के की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई, सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर -7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 10 की पावर -7 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन सीजीएस में क्या होती है, सिर्फ के की वैल्यू 1 के बराबर होती है। सब चीज यहाँ पे लिख के रखी है। म्यू नॉट, अच्छा म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 टू द पावर -7 है, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, 4 पाई 10 टू द पावर -7। ये जो वेबर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ना, ये सब आपको आगे चलेगा पता जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो अभी इस चीज को लेकर के बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र रहो। मेन मसला तुम्हारा यहां क्लियर होना चाहिए, पहली लाइन। ठीक है, अगर वो क्लियर है तो बाकी सब चीजें दे विल इवेंचुअली स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेसेस। ठीक है, तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको कहानी में और आगे लेकर के चलता हूं। ठीक है, हो गया बेटा, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया पूरा। चलें आगे बढ़ेंगे। यस सर। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ डीबी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डीबी। तो पहली बात तो क्या है, जो मैंने सिखाया था आप लोग को अभी, कि दिस इज द एंटायर वायर, this is the current I passing into a very small length dl, दिस इज द पॉइंट जहां पे निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। तो करंट एलिमेंट से कंसर्न पॉइंट को हमने जोड़ दिया था। ऑब्वियसली सर ये कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो ये ले मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है सर, इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है r के बराबर। अब मैंने बोला कि भाई मुझे इस वाले पॉइंट पे निकालना है फील्ड का इंडक्शन, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज बेसिकली थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो हमने फिगर आउट कर लिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है अपने पास, के म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा, आर का स्क्वायर। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब देख क्या होता है ना भाई, कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हो रही है, अब हमें निकालना होता है इसका डायरेक्शन। तो इसका मैग्नेट, अच्छा छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज छोटा सा करंट एलिमेंट हम लेके चल रहे थे, दैट्स वाई छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, अब देख क्या होता है, इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए हम दरअसल यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसकी डायरेक्शन, इसकी मतलब किसकी डायरेक्शन भैया, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इतने सारे रूल्स पे मत जाया करो। ठीक है, जहां बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना, बस वही रूल्स पे जाया करो। जैसे कि यहां बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन क्या है, कुछ लोग ना एकदम ही हर जगह पे वो रूल ढूंढते हैं कि भाई सर इसके डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल है, ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है। भाई क्या कर रहे हो, इतना मत करो। तुम्हें बस ये समझना था, मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, जैसे ये वाला फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है भाई, एक बार तू इस फॉर्मूले का ना वेक्टर नोटेशन समझ जा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, फिर तुम नहीं पूछोगे कि सर ये वाला कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला या कॉक स्क्रू रूल। अरे भैया छोड़ो। ठीक है, अगर तुमको ये वाला फंडा समझ में आ गया ना, तो अपन क्या करते हैं, तुम्हारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सर फोर्स की डायरेक्शन निकालना। तो भाई क्या करते हैं, वी क्रॉस बी है ना, एक ही फंडा यूज करो, उसको हर जगह अपन लगा सकते हैं। ठीक है, आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला अगर आ गया ना, तो फिर बस एक ये वाला रूल लगाते हैं, काम खत्म है। ठीक है, काम खत्म। तो भैया यहां पे क्या होगा, यहां पे v क्रॉस b करना पड़ता है। जैसे मान ले चार्ज उस तरफ भग रहा है तो वेलोसिटी इस तरफ। ठीक है, उसके बाद b था, क्रॉस करना पड़ेगा b। मान ले मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रही है, तो चारों उंगलियों को यहां कर्ल कर दे, बस खत्म हो गया भाई, खत्म। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, फोर्स। ठीक है, मैं तो बोलता हूं भाई तू यहां देख, अगर टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, मान ले टाउ इज इक्वल टू क्या, आर क्रॉस एफ है, तो आर का मतलब पोजीशन वेक्टर मान ले इस तरफ है ना, और मान ले फोर्स वहां जा रहा है। अब तुम बोलोगे सर पोजीशन वेक्टर इस तरफ है, अब सर फोर्स वहां जा रहा है, तो सर ऐसे कैसे मोड़ेंगे। अरे भाई एक सेकेंड दिमाग लगा, अगर आर इस तरफ है, फोर्स वहां पे है, तो हाथ को ऐसे कर लेना, हाथ मुड़ता नहीं क्या, तो आर क्रॉस एफ कर लेंगे, टक से नीचे जाएगा। आया समझ की नहीं आया, पक्का आ गया समझ। ठीक है, और इतना करने की जरूरत भी नहीं है यार। ठीक है, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जेब में डालो हाथ को और खुद सोच लो कि ठीक है ऐसे होगा तो ऐसे, फोर्स नीचे, बस काम खत्म। ठीक है, ये टॉक नीचे, इतनी सी बात है भैया। तो क्या है कि आपको बस बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। अब इस चैप्टर के अंदर भी क्या होगा ना, ऐसे फॉर्मूले आएंगे, तुमको दिखाता हूँ। अब मैंने क्या है अपना बन गया है भाई, अपन फॉर्मूले में ना कहानी जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर तुमने 11th का टॉपिक पढ़ा है तो एक ईटा इज इक्वल टू फुलवा मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अगर तुमने करंट पढ़ा है मुझसे तो मैंने करंट इज इक्वल टू नावेद करवाया था। ठीक है, और करंट इज टू एक अपने पास नाली भी आया था, नाली NaLe करके। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा,
एक फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा। अब भाई लोग पूछते हैं, देख इसमें क्या होता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अब उस पर कैसे फोर्स काम करेगा वो निकालने का तरीका है। वहां भी लोग ये करते रहते हैं, कभी ये करते रहते हैं। नहीं भाई, अपन को उसका बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। सर इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, आई को रखो बाहर, एल क्रॉस बी। मैंने बोला बहुत बढ़िया भाई, तुम एल को जानते हो कि नहीं जानते हो? भाई करंट एलिमेंट में कितना बड़ा योगदान है इसका, 50% पार्टनर है करंट एलिमेंट का ये डीएल, ठीक है। तो भाई डीएल का डायरेक्शन अपन ने क्या लेके रखा है, जहां सर कन्वेंशनल करंट जाएगा, जिधर को कन्वेंशनल करंट जाएगा वही तुम्हारा डायरेक्शन किसका हो जाएगा, डीएल का। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो डीएल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देख रहे मान लें कि फॉर एग्जांपल वायर में करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो अंदर जा रही है, तो डीएल मतलब एल क्रॉस बी करना होता है, बस खट्ट करके इस तरफ फोर्स निकल गया, ठीक है। ऐसे अपन को ये बेसिक वेक्टर का नोटेशन एक बार दिमाग में बैठ जाए ना, अपन फॉर्मूला वहीं के वहीं, अपन फोर्स का डायरेक्शन, टॉर्क का डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन वहीं के वहीं निकाल सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आया, बोलो आया। अगर ये वाला फंडा समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सर बिल्कुल आया समझ में, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे देख फंडा क्या होता है, यहाँ पे अपन यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो बस यहाँ पे जरा एक नाम याद रख लेना, ठीक है, बाई राइट हैंड थंब रूल, बाई राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, बाकी केसेस में क्या होता है ना बेटा, कि अगर बाकी केसेस में तुमको मान लिया अगर फॉर्मूला याद है तो ही बन पाएगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर है कि यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला कोई मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुम बिना फॉर्मूले के भी कर लोगे। तो वो कैसे करोगे बेटा, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ठीक है। तो करंट कहाँ जा रहा है, करंट जा रहा है सर ऊपर की तरफ, तो भैया इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना वो किस तरफ जाएगी। देखो भैया, मैग्नेटिक फील्ड का दो ही डायरेक्शन होता है। अगर प्लेन के अंदर जा रही होगी तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और प्लेन से बाहर आ रही होगी तो क्या हो जाएगी, डॉट मैग्नेटिक फील्ड। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द प्लेन। अगर किसी प्लेन के अंदर जा रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और अगर किसी प्लेन के बाहर आ रही हैं तो इसको बोलेंगे अपन डॉट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको बेटा अपन, इसको बोलेंगे डॉट मैग्नेटिक फील्ड। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह सब पूरा फंडा क्लियर है, ठीक है। अब देख क्या होता है, करंट गया ऊपर की तरफ, अब मुझे निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में रखो अपना अंगूठा राइट हैंड का, ठीक है, और उसके बाद ऐसे कर्लिंग करना तुम। जब तुम ऐसे कर्लिंग करोगे ना तो राइट का जितना इलाका है, भाई ध्यान दे, गलती मत कर, बाकी सब जगह मैंने क्या करवा दिया है। अगर वेक्टर का देखो फॉर्मूला पता है तो इस वाले फॉर्मूले, ये मतलब ऐसे वाले फॉर्मूले से कर ले। अब ये वाला फॉर्मूला भी जो है ना वो वैसे ही निकलता है, लेकिन मेरे को ये पर्टिकुलर जमता है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि वी क्रॉस बी था, तो वी क्रॉस बी कर दिया। अगर V इस तरफ है और B इस तरफ है तो V क्रॉस B करने से फोर्स मिल जाएगा ना, आया समझ। तो भाई बस वो, लेकिन यहां फॉर्मूला नहीं मालूम ना इसका अपने को, क्या करना है, बस राइट हैंड थंब रूल। अंगूठा कहां जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। उसके बाद जैसे आप ये चारों उंगलियां कर्ल करोगे ना तो चारों उंगलियों के कर्ल करने की डायरेक्शन ही आपको बता देगी कि क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे मान ले इस कंडक्टर के राइट हैंड साइड के पूरे इलाके में, इस कंडक्टर के राइट हैंड साइड के पूरे इलाके में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो राइट में क्या हो जाएगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैं इस इलाके की बात करूं तो करंट ऐसे गया तो यहां पे ऐसे फील्ड लाइन सारी की सारी बाहर आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, डॉट मैग्नेटिक फील्ड। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब मैं इसको तुमको ना यहां पर भी एक बार जरा अच्छे से बना करके दिखा देता हूं, ठीक है। मान लो एक वायर लिया और इसमें से करंट को हमने ऐसे पास करवा दिया है, करंट इज बेसिकली आई, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है कि भाई राइट में क्या मैग्नेटिक फील्ड है और लेफ्ट में क्या मैग्नेटिक फील्ड है, तो जरा गौर करना है अच्छे से। करंट क्या है ऐसे ऊपर की तरफ, तो राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर जा रही है, और अगर राइट हैंड साइड में सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। और इसी कंडक्टर की वजह से अगर मुझे लेफ्ट में निकालना है फील्ड लाइंस को, तो भैया इसी की वजह से लेफ्ट में सारी फील्ड लाइन बाहर आ रही है ना, सारी उंगलियां बाहर, सारी फील्ड लाइंस बाहर, तो अपने पास क्या हो जाएगा, डॉट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब एक और केस देख ले इसका, दूसरा वायर बना देता हूं, दूसरा वायर एक अलग कलर का वायर बनाऊंगा। यस सर, भाई देख लो, ये है अपने पास एक वायर, ठीक है, और मान लो इसमें करंट जो है ना बेटा वो नीचे की तरफ आ रहा है। मान लो इसमें करंट जो है ना बेटा वो कहां पे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अब मुझे इसके वजह से निकालना है फील्ड लाइंस, ठीक है। देख भी तो बहुत ही कोने में आ गया।
करंट जा रहा है ऐसे नीचे की तरफ, तो ये राइट इस तरफ जो है ना वो सारी फील्ड लाइन जो है वो अंदर आएगी, ठीक है। करंट जा रहा है ऐसे करके, तो सारी फील्ड लाइन घूम के धट्ट करके अंदर आ जाएगी। अगर अंदर आ गई मतलब क्या हो गया, क्रॉस, मैं ये घूम गया पूरा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतनी प्यारी सी बात थी। क्या आपको ये वाली पूरी बात समझ में आ गई है? तो ऐसे आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। और उसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा, ऐसा मान लो एज इफ तुमने पूरे वायर को होल्ड कर लिया अपने राइट हैंड ग्रिप में, ठीक है। और करंट कहां जा रहा है, करंट जा रहा है थंब के डायरेक्शन में, या फिर थंब को रख दो करंट के डायरेक्शन में, करंट ऊपर तो थंब ऐसे अपन ने ऊपर रख दिया टट करके अंदर, और यहां बाहर हो गई। और अगर करंट नीचे तो थंब ऐसे रख दिया अपन ने, तो यहां बाहर हो गई और यहां पे अंदर हो गई। इट इज एज सिंपल एज दैट। ऐसे निकलता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक बार जरा इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे ख्याल से आपको हर एक बात सुप्रीम तरह से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके लिए क्या हुआ था ना बेटा, इस चीज को फिगर आउट करने के लिए एक हुआ था कार्डबोर्ड शीट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये तो अपन लोग नोट कर चुके हैं। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हुआ था एक कार्डबोर्ड शीट एक्सपेरिमेंट, और मैं आपको दिखाता हूं। मतलब बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है। आपको बस ये पता होना चाहिए, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आयरन, निकल और स्टील और कोबाल्ट, क्या बोला सर, आयरन, निकल, स्टील और कोबाल्ट, दीज आर द मैग्नेटिक मटेरियल्स। आयरन, निकल, स्टील और कोबाल्ट, दीज आर द मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अब देख क्या होता है, 1820 तक ऐसा मानते थे कि मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ एक मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा, पुरानी सोच, ठीक है। लेकिन 1820 में क्या हुआ था, ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट हुआ था, जहां पे ये चीज क्लियर हो गई कि ना 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 ना, एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, एक अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हमने मान लिया कि हाँ भैया, इस पूरे वायर में से क्या पास कर रहा है, इस पूरे वायर में से करंट पास कर रहा है, ठीक है। इस पूरे वायर में से क्या पास कर रहा है सर, इस पूरे वायर में से करंट पास कर रहा है, ऐसे निकला करंट, ठीक है। पता है ना क्या हो रहा है इसमें बेटा, सुनो मेरी बात, करंट निकल रहा है ऐसे आई करके, ठीक है। एक कार्डबोर्ड शीट लिया, ठीक है, उसके बीच में अपन ने एक छेद करा, और उस छेद के थ्रू अपन ने एक वायर को ऐसे बाहर खींच लिया, और उस वायर में करंट है, ठीक है। मतलब ये वायर किसी एक्सटर्नल सेल वेल में घुसा होगा, सेल को हमने दिखाया नहीं इसमें, ठीक है। तो बस एक करंट कैरिंग कंडक्टर ट्रिपल सी हमने यहाँ पे प्रकट करवा दिया है। अब क्या होता है ना कि इस कार्डबोर्ड शीट पे ना हमने बहुत सारे आयरन के पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, आयरन फिलिंग्स कहते हैं उसको, आयरन फिलिंग्स, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करा, आयरन लिया, उसको अपन ने चूरा बना दिया पूरा पाउडर्ड फॉर्म में, इतना पीटा इतना पीटा इतना पीटा, कूट कूट के चूरा बना दिया उसका, है ना, मतलब आ गया पाउडर के फॉर्म में। और फिर उसको अपन ने यहाँ पे छिड़क दिया पूरा, उसको बोलते हैं स्प्रिंकल कर दिया। मैंने पिछले लेक्चर या पिछले लेक्चर में इस बारे में बात भी करी थी कि कहते हैं ना कि धनिया पत्ती की गार्निशिंग कर देते हैं, ठीक है। तो गार्निशिंग का मतलब क्या, छिड़क दिया पूरा धनिया पत्ती, ठीक है। तो वही करा यहाँ पे, खाने की बात मत करो अभी। तो यहाँ पे क्या होता है, आयरन फिलिंग्स को पूरा अपन ने क्या है, छिड़क दिया है। और यहाँ पे अब खाना वाना तो है नहीं कि आप उसको बोलो गार्निशिंग कर दी है, तो यहाँ पे कहते हैं कि स्प्रिंकल कर दिया है। क्या बोलते हैं बेटा, स्प्रिंकल कर दिया है। होते हैं ऐसे भी टेक्निकल टर्म्स। तो स्प्रिंकल कर देंगे ना, तो मजे की बात क्या है कि आयरन फिलिंग जो होती है ना, वो अपने आप को सब ऐसे पैटर्न में अरेंज कर लेती है। मजे की बात क्या है कि जो आयरन फिलिंग्स है ना सारी की सारी, उन आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को ऐसे पैटर्न में अरेंज कर लिया है। बोलो हाँ कि ना। ऐसा देखने को मिला था कि सारे के सारे आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को इस पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लिया। भाई इसका मतलब क्या है पता है, आयरन फिलिंग जो होती है ना, वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के रिस्पॉन्स देती हैं। अरे बस बस बस, ये तो लूप में मैं ही फंस गया भाई। तो आयरन फिलिंग जो होती है ना बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के क्या है, रिस्पॉन्स देती हैं। तो यहाँ पे ना अगर आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को इस पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लिया है, इसका मतलब जरूर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना, वो ऐसे ही पैटर्न में जा रही होंगी। इसको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कुलर पैटर्न। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसे कहा जाता है कोसेंट्रिक, इसे कहा जाता है सर कोसेंट्रिक सर्कुलर पैटर्न, इसे कहा जाता है कोसेंट्रिक सर्कुलर पैटर्न। और मतलब किसका पैटर्न है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। दिस इज द कोसेंट्रिक सर्कुलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बेटा जरा ध्यान देना, एक सिंपल सी बातों को बता रहा हूं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपना जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो ये होता है कि भाई एक ट्रिपल सी, मतलब बोले तो करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो बता दिया करो, ठीक है। तो भाई करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब वायर बेसिकली ना, तो वायर का शेप तो कुछ कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग शेप के वायर के लिए अलग अलग तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रकट हो जाती है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो
होती है कोसेंट्रिक सर्कुलर पैटर्न की, ठीक है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो होती है कोसेंट्रिक सर्कुलर पैटर्न की। ये वाला फंडा तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या है, राइट साइड में अगर मुझे निकालना था कि सर राइट साइड में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे रख दिया चल एक गैल्वेनोमीटर बोल रहा हूँ, कंपस रख दे, कंपस, ठीक है। यहाँ रखा है कंपस और मैं तो बोल रहा हूँ कंपस को यहाँ रख दे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना अच्छे से बेटा, यहाँ राइट में क्या होता है कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ना वो अंदर की तरफ जा रही होती है। अगर अंदर जा रही होती है ना तो ये कंपस का डिफ्लेक्शन जो है ना वो भी अंदर की तरफ हो जाता है बेटा। अंदर जा रही है तो कंपस का डिफ्लेक्शन भी क्या है, ऐसे अंदर की तरफ हो गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। और यहाँ सारी की सारी फील्ड लाइन बाहर आ रही है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है ना वो ऐसे बाहर की तरफ हो गया है। क्या तुम्हें ये वाला फंडा चमका पूरा? यहाँ पर जो इसका डिफ्लेक्शन है वो ऐसे बाहर की तरफ हो गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो वहां अंदर हो गया, यहाँ बाहर हो गया, इतनी सिंपल सी बात थी। तो ये राइट में होता है बेटा कैसा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। राइट में कैसी होती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको यहाँ दिखाते हैं अपन। तो यहाँ पे सब होता है हर तरफ क्रॉस, यहाँ अंदर जा रही है सारी फील्ड लाइंस। आया? जल्दी बताओ भाई, आया समझ के नहीं आया? पूरा एकदम सुप्रीम तरह से क्लियर करते हुए चल रहा हूं भाई। मैं नहीं चाह रहा कि तुम्हारा थोड़ा सा भी डाउट बचे, ठीक है। मैं तुमको पूरा पैटर्न अभी क्लियर करते हुए चल रहा हूं। तो यहाँ पर अपन ने क्या दिखा दिया कि हाँ भैया, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास का जो पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो कैसा होता है, कोसेंट्रिक सर्कुलर पैटर्न। इतना पूरा फंडा क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। डायरेक्शन की बात थी ना भैया कि डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो वो दिखाना अपन ने शुरू कर दिया। तो अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो ऐसा होगा इसका डायरेक्शन, और पैटर्न क्या होगा, कोसेंट्रिक सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। इसमें राइट साइड में पूरा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और लेफ्ट साइड में पूरा क्या है, बाहर आ रही है, मतलब डॉट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब क्या होगा सर, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर भी होगा, ठीक है। सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर भी होगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर भाई, ट्रिपल सी का मतलब क्या होता है भाई? एक काम करो ना प्लीज 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 प्लीज, एक काम करो सर, ये जो ट्रिपल सी लिखा है ना मैंने, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका फुल फॉर्म कई बार शायद तुम भूल जाओ, इसलिए इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर ट्रिपल सी का मतलब क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ताकि बाद में जब भी कोई बच्चा आकर के वीडियो को देखे उसे कॉमेंट सेक्शन में दिख जाए कि भाई वीडियो के अंदर सीसीसी का वर्ड यूज करा गया, इसका मतलब क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। प्लीज 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 जल्दी लिख देना कमेंट सेक्शन में जाकर के, टाइम को मार्क कर दो और लिख दो सर सीसीसी मतलब सर्कुलर करंट कैरिंग, सॉरी सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब अगर सर्कुलर वायर है तो अब देख, अगर वायर में करंट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बोलो हाँ, ठीक है। अगर वायर में करंट है तो उसके आसपास क्या होगा बेटा, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब डायरेक्शन क्या होगा? एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो निकालना पड़ेगा ना अपने को। तो पहले अपन एक काम करते हैं भैया, ये लिया अपन ने, ठीक है। अब देखना, मेरी बात ध्यान देना अच्छे से बेटा, जिनको पता है उनको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो नॉर्थ से बाहर निकलती है और डॉट क्रॉस के अंदर, साउथ के अंदर आती है। अगर तुम लोग ने बार मैग्नेट को देखा है अच्छे से, यहीं देख लो यार तुम तो, ये मान तेरे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है। तो भैया बार मैग्नेट में क्या होता है, एक पोल होता है नॉर्थ पोल और एक पोल क्या होता है साउथ पोल। तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया साउथ पोल, ठीक है। दिस इज अ बार मैग्नेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना बेटा वो नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर आती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना बेटा, यहाँ दिखा रहा हूं, वो नॉर्थ पोल से क्या है बाहर निकलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और साउथ पोल के क्या है बेटा अंदर घुस जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ के अंदर आती है। अब अगर नॉर्थ से बाहर निकल रही है तो बाहर जाना सिंबॉलिकली डॉट है और अंदर घुसना सिंबॉलिकली क्रॉस है, ठीक है। ये वाला फंडा तुम्हें पूरा सुप्रीम क्लियर हो गया होगा। अब जरा ध्यान दो, जैसे मान ले करंट अगर ऐसे आ रहे हैं और करंट अगर यहां से ऐसे एग्जिट ले रहा है, ठीक है, तो करंट ऐसे आ रहा है, मतलब दिस इज बेसिकली क्लॉकवाइज करंट ना, ठीक है। और दूसरा केस क्या है बेटा सर्कुलर वाले में कि सर करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है। मैंने बोला बढ़िया, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है सर। तो अब क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी होगी, ठीक है। बिकॉज एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है। तो मैंने इससे पहले तुम्हें क्या दिखाया था, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड से मैं आपको अवगत करवा चुका था। और अब आ गया है मौका एक
सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझने का। ठीक है भाई, यहां पे ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि जब सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में जब क्लॉकवाइज करंट जाता है ना, तो इसकी सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना बेटा, वो ऐसे अंदर की तरफ पॉइंट आउट करती है। क्या बोला मैंने कि इसकी जो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो अंदर की तरफ पॉइंट आउट करती है, और जब अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रही है तो दिस इज बिहेविंग एज इफ ये साउथ पोल जनरेट कर रहा है। ठीक है, बिकॉज सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अंदर जाना मतलब साउथ की तरह बिहेव करना, क्योंकि साउथ में भी अंदर जाती हैं, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, अब जब सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना ऐसे मतलब सॉरी जब करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ऐसे होता है एज इफ सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो यहां से बाहर निकल रही हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं तो दैट इज बिहेविंग लाइक अ नॉर्थ पोल। भाई लिखने का तरीका तुम्हें समझ में आया कुछ? ये जो मैंने साउथ लिखा है और जो मैंने नॉर्थ लिखा है, ये तुमको लिखने का तरीका चमक रहा है क्या? साउथ को लिखा ऐसे स्टाइल में है कि वो दिखा रहा है कि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज क्या है, करंट है, और नॉर्थ को लिखा इस तरह से है कि ये दिखा रहा है कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्या एंटी क्लॉकवाइज है? करंट है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, ये वाला फंडा समझ में आ गया क्या? अगर ये वाला फंडा समझ में आ गया, कॉमेंट सेक्शन में हैशटैग क्लॉक फेस रूल कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? क्लॉक फेस रूल। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लॉक फेस रूल कहते हैं। इसके मदद से आप किसी सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जज कर सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अब मैं ये चाहूंगा कि प्लीज इसको तुम ना अच्छे से नोट डाउन कर लो, बना लो कॉपी में, स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहो, बनाओ इसको कॉपी में। और अगर चमका पूरा कॉन्सेप्ट तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हैशटैग और ये CFR मतलब क्लॉक फेस रूल, ठीक है, और फायर इमोजी, जल्दी 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 बेटा। ये वाला चमक गया। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन सर। चलें फिर, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो अपन देख चुके हैं। सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो अपन देख चुके हैं। और अब आता है अपने, देखो भैया, स्ट्रेट वाला अपने पास हो चुका है, सर्कुलर वाला हो चुका है। अब मैं करवाऊं तुमको एक जहां पे होगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, देख लो भैया, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सी मतलब करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। और बेटा कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना, सीसी का मतलब क्या होगा? करंट कैरिंग। ठीक है, और सीसीसी का मतलब क्या होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, चलें अब देखो भाई, और अगर डायग्राम तुम्हें सही लगे तो बताते हुए चलना मुझे। भाई देख क्या होता है, सोलेनॉइड क्या होता है? साइकिल की स्टैंड में स्प्रिंग लगी होती है, दैट स्प्रिंग इज बेसिकली अ सोलेनॉइड। करंट पास करवा दे तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड, और जहां करंट होता है वहां पर होती है मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट कैरिंग कंडक्टर का पैटर्न काफी अलग सा लग रहा है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका पैटर्न भी काफी अलग होना चाहिए। तो उसका पैटर्न कैसा होता है ना भाई, इसका जो पैटर्न होता है ना बेसिकली वो इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न से बहुत मैच करता है। ठीक है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न से बहुत ज्यादा हद तक मैच करता है। तो जरा गौर करना कैसे, देखो इसको बनाते हैं व्हाइट से अपन। ठीक है, तो भैया ये अपने पास साइकिल वाली स्प्रिंग मैंने कही थी ना, तो ये है अपने पास में स्प्रिंग, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड। और अगर इसमें से मैं करंट पास करवा दूंगा तो ये अपने पास में क्या बन जाएगा बेटा? करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, अगर मैंने करंट पास करवा दिया इसके थ्रू तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा? करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, अब जरा गौर करना अच्छे से, जब ये अपने पास बन चुकी है करंट कैरिंग सोलेनॉइड तो इसका जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वो कैसा होगा? जरा अच्छे से गौर करो, ये जो अपने पास में पैटर्न होगा वो कैसा होगा? जरा गौर करना अच्छे से। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ठीक है, अच्छा, अंदर के हर पॉइंट पर ना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एकदम यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, अंदर के हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है ना बेटा, वो बाकायदा बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ये अपने पास देख, अगर मान ले कि अपने पास ये नॉर्थ पोल है तो ऐसे यहाँ से बाहर निकलती हुई होगी, ऐसे बाहर निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। वैसे ही यहाँ पे इसको करो ऐसे आगे एक्स्ट्रापोलेट, इसको कर दो आगे ऐसे एक्स्ट्रापोलेट, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न।
ठीक है, चलें 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 सर, ओके, फंडा पूरा क्लियर है। तो ऐसा होता है। अच्छा, ऊपर बेसिकली जीरो, नीचे भी जीरो, और जो एंड्स पे होती है ना बेटा फील्ड का इंडक्शन, वो अंदर वाली फील्ड के इंडक्शन का हाफ होता है। मान ले ऐसा कि अंदर तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर है। मान ले यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 टेस्ला, लेकिन नियर द एंड्स जैसे आप पहुंच जाओगे ना, मतलब इस कोने पे या उस कोने पे, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है ना वो बेसिकली अंदर के मुकाबले आधी हो जाती है। अंदर 100 तो बाहर 50। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये अपने पास था बेटा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। भाई दिखने में सही लग रहा है क्या? पक्का? यस सर, शानदार लग रहा होगा। चले आगे बढ़ते हैं, और आखिरी कारनामा जो इसके अंदर होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ करंट कैरिंग टोरॉइड। ठीक है, इसको भी मैं लिख देता हूं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। ठीक है, ड्यू टू सी, और सी का मतलब क्या होता है? करंट कैरिंग। ठीक है, और सर टोरॉइड, तो टोरॉइड को ना बेटा एंडलेस सोलेनोइड भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, ये था अपने पास सोलेनोइड, उसको ऐसे पकड़ के मोड़ दो, उस सोलेनोइड को ऐसे कोने से पकड़ के मोड़ दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास में टोरॉइड। ठीक है, तो टोरॉइड का मतलब क्या होता है? टोरॉइड का मतलब होता है सर एंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं है। सर्कल में कहां पे कुछ एंड होता है भाई? सर्कल में कुछ एंड होता है क्या? नहीं होता है सर। तो अब जरा देखना क्या होगा इसका, इसको मैं पूरा बना रहा हूं तुम्हारे लिए, ध्यान दो। सर्कल सर्कल सर्कल, जी सर सर्कल था, हाँ जी, चलें सर, ध्यान देंगे अच्छे से, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, एक सोलेनोइड ही था, उसको अपन ने ऐसे पैटर्न में जो है ढाल दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई ये ना इसके ऊपर अपन वाइंडिंग करते हैं वायर की बेसिकली। तो वो अपने पास वायर था जो कि ऐसे इस पैटर्न में था, कॉल्ड एज सोलेनोइड। इसको अपन ने ऐसे कर दिया गोल, तो वो प्रॉपर गोल बनता नहीं ना यूजुअली, इसलिए अपन ने यहाँ पे आउटलाइन डाल दिया। तो ये अपना कंस्ट्रक्शन है, ये जो आउटलाइन था ना बेटा, ये अपना कंस्ट्रक्शन था, ये जो आउटलाइन था ये अपना कंस्ट्रक्शन था, क्योंकि वायर का आना तो अभी बाकी है। अभी तो वायर आएगा जिसके अपन ने ऐसे सर्कुलर शेप में वाइंडिंग कर दी है। ठीक है, अभी तो वायर आएगा। अब जरा ध्यान देना बेटा कैसा होता है। अब आएगा यहाँ पे सर वायर। ठीक है, तो वायर इज समथिंग लाइक दिस। 2 मिनट यहां ऐसे करता हूं। ठीक है सर, तो वायर ऐसे आएगा बेटा, और इसके ऊपर ऐसे एकदम झूल जाएगा। भाई तुम्हें अब ये पूरा फील समझ में आ रहा है, ये वायर मैंने कैसे बांध दिया इसके ऊपर? तुम्हें इसका पूरा फील समझ में आ रहा है? ये ऊपर से निकला पीछे गया, फिर ऐसे ऊपर से निकला फिर ये पीछे गया वायर। ये अब तुम्हें इसका पूरा फील समझ में आ रहा है क्या? इसको अपन कहते हैं करंट कैरिंग टोरॉइड। इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसे कहा जाता है करंट कैरिंग टोरॉइड। यहां से आएगा और फिर ऐसे कट करके निकल गया। भाई बताओ, ये वाला फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया है क्या? तो यहां पे जब करंट आएगा ना, तो करंट विल बी समथिंग लाइक दिस ओनली ना। देखो 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 देखो, करंट जब आएगा इसमें तो करंट विल बी समथिंग लाइक दिस। करंट ऐसे आया, फिर इसके अंदर गया, फिर ऐसे करंट ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर घूम करके ऐसे आ गया, फिर घूम करके ऐसे आ गया, फिर घूम करके ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया। आया समझ के नहीं आया? आया समझ के नहीं आया बेटा? ये करंट आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे गया, फिर ऐसे करके यहां से एग्जिट ले लिया करंट। ठीक है, अब देख क्या होता है भाई, सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ना बेटा, वो पूरे उसके अलोंग द एक्सिस थी। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ना, वो पूरी उसके अलोंग द एक्सिस थी। अब जब मैंने इसको ऐसे पकड़ के मोड़ दिया, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ना उसके अंदर ही वैसे के वैसे ही मुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का पूरा पैटर्न डेवलप होगा, जरा गौर करना, रेड कलर से बनाऊंगा इसका पूरा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। चलें सर, ये रहेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। आया समझ में कुछ? आया 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 समझ में कुछ? पक्का? तो ये रहेगा इसके पास में इसका शानदार सा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। इट्स एज सिंपल एज दैट। गजब सर, शानदार सा, जबरदस्त। ठीक है, तो जो रेड कलर से बना के रखा है ना, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। भाई अब मुझे बता देना कि क्या तुम्हें पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, अब मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ सर, अब आपकी सारी बात अच्छे से समझ में आ गई है। चलें भाई आगे। तो ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। जी हाँ सर, तो यहाँ पे सब कुछ मैं लिखवा चुका था कि कैसे निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर। अब आ जाओ जरा सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, पहले क्या है, बायट-सावर्ट लॉ इज वैलिड फॉर अ सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप बाकायदा इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि बायट-सावर्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू वेरी स्मॉल लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ काफी छोटी होती है, बस उसी के लिए होता है वैलिड। ठीक है, तीसरा
दिस लॉ कैन नॉट बी इजीली वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बिकॉज इतना छोटा कंडक्टर लाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। चौथा, दिस लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिस हिसाब से जिस किस्म का कूलम का लॉ था ना उसी किस्म का बायट-सावर्ट लॉ भी है दिखने में भी। तो एक बार एक काम करो बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं अबाउट बायट-सावर्ट लॉ, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे सर। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एलिमेंट एंड डीआर। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि डीबी का जो डायरेक्शन होता है ना दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड डीआर। और भाई अब करते हैं उसको जरा। भाई डायग्राम तुम्हें कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना। डायग्राम तुम्हें कैसा लग रहा था कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना। बहुत ही प्यार से बनाया था। अब आते हैं यहां पे, तो कहा गया है डीबी जो होता है ना दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू करंट एलिमेंट एंड डीआर। क्योंकि भैया करंट एलिमेंट जो होता है, जरा गौर करें इसके ऊपर अच्छे से अपन। करंट एलिमेंट जो होता है, करंट एलिमेंट जो होता है वो दरअसल इस प्लेन ऑफ पेपर में ही लाई करता है। और यहां पे जो डीआर होता है ये भी इस प्लेन ऑफ पेपर में ही लाई कर रहा है। ये जो डीआर मतलब जो अपने पास आर वेक्टर है ये भी इस प्लेन ऑफ क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ स्मार्ट बोर्ड में लाई कर रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन या तो अंदर जाएगी या तो बाहर आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलें सर, ओके। उसके बाद क्या है, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड 0। भाई कैसे, देखो मान ले कि तेरे पास ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें से जो करंट पास कर रहा है ना बेटा वो करंट पास कर रहा है आई, और दिस करंट आई इज पासिंग इनटू अ वेरी स्मॉल लेंथ डीएल, ठीक है। अब जो कंसर्न पॉइंट है वो कहीं दूर नहीं है, कंसर्न पॉइंट कहीं दूर नहीं है, कंसर्न पॉइंट इसके ऊपर ही लाई कर गया। तो भैया एंगल बनाने के लिए कम से कम 2 लाइन चाहिए पड़ती है, ठीक है। अब आर वेक्टर तो बन नहीं पाया तो यहां पे थीटा कितना हो जाएगा, 0। अगर थीटा की वैल्यू हो गई है 0 डिग्री तो जब मैं डी भी निकालूंगा तो के आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हो चुकी है 0 डिग्री तो साइन 0 मार देना। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है 0। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन नहीं आएगा। बेटा इस चीज को लिख लो ऐसे कि इफ कंसर्न्ड पॉइंट लाइज ऑन द कंडक्टर, ठीक है। जो कंसर्न्ड पॉइंट है अगर वो कंडक्टर पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन द कंडक्टर या फिर ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द कंडक्टर और ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द कंडक्टर। समझे मेरा मतलब, मैंने क्या बोला कि एक ट्रिपल सी है करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा। अगर यहां वहां किसी पॉइंट पे निकालना होगा तो निकाल लेना, लेकिन अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर ही तुम्हारा पॉइंट है और तुम्हें वहां निकालना है फील्ड का इंडक्शन तो भैया वो 0 होता है, ठीक है। तो लाइन मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर आ जाए या उसके लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट आ गया तो एंगल 0 और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड भी 0, ठीक है। और ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर देन magnetic field at that point is 0. Then magnetic field at that point becomes 0 due to that triple C. उस करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से उस पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से पूरा फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इट मींस दैट देयर इज नो मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द थिन लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं पूरे बायट-सावर्ट लॉ के। उसके बाद अगर थीटा की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, मान ले कि तेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट लिया मैंने इस बार, ठीक है। एक अपने पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो क्या बोलेंगे, करंट आई इज पासिंग इनटू अ वेरी स्मॉल लेंथ डीएल। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास एक कंसर्न पॉइंट है यहां पे, चल ठीक है। अब मुझे निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन होगा। तो सबसे पहली फुर्सत में इनको जोड़ दो और इसको अपन बोलेंगे आर। तो भैया करंट एलिमेंट और आर के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 90, ठीक है। यहां तो बन जाएगा 90। जब डीबी इज इक्वल टू मैं खेलूंगा तो डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, किल दिल साइन थीटा। भाई हैशटैग किल दिल, क्या बोलते हो, हैशटैग किल दिल चलना चाहिए। तो किल दिल साइन थीटा, के आई डी एल साइन थीटा बाय आर का स्क्वायर। अब देख क्या होता है ना, थीटा की वैल्यू कितनी हो चुकी है 90 डिग्री। तो भैया एक बात समझो, अगर तुम्हें डीबी को मैक्सिमम करवाना है तो साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा,
थीटा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1, वो कब आती है 90 डिग्री पे आती है। कब आती है 90 डिग्री पे आती है। तो वही तो लिखा हुआ है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन बिकम्स मैक्सिमम व्हेन थीटा बिकम्स 90 डिग्री, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और थीटा अगर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन करवाना है मिनिमम तो वो तो 0 के बराबर होता है, ठीक है। कब होता है 0? जब साइन 0 हो जाएगा। और साइन 0 कब हो जाता है बेटा? एंगल 0 कब हो जाता है? जब कंसर्न्ड पॉइंट ट्रिपल सी के ऊपर आ जाए या उसके लाइन ऑफ एक्शन पे आ जाए, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर होगा मेरे ख्याल से। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलें सर आगे बढ़ेंगे इसमें अब, ठीक है। अब तो क्या है, तो अपने पास हो गया बाइट-सावर्ट लॉ का पूरा फंडा, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि बाइट-सावर्ट लॉ जो आपको मैंने पढ़ाया वो आपको शानदार तरह से समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको डाउट इसके अंदर नहीं रहा होगा। अगर इस वीडियो को देख के आपको लगा कि हाँ भाई हर एक बात समझ में आ गई अच्छे से, वो किल दिल साइन थीटा वाला डायग्राम सारे क्लियर थे और बाकी सारा फंडा आपके दिमाग में चला गया अच्छे से, तो बेशक इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। दैट्स व्हाई ऐसा आपको फील हो रहा है। तो इस वीडियो पे जरा प्यार बरसाएं, इस वीडियो को लाइक करें, और सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इस वीडियो को पूरा फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं, तो आप बिल्कुल इस सारी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग बाकायदा चेक करते हैं कि भाई फीडबैक अगर जेन्युइन होता है तो उस पर काम किया जाता है। दैट्स अ गारंटीड थिंग, ठीक है। इसी बात के साथ खत्म करते हैं आज की क्लास को। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।